आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाइडल पावर के बारे में। हाइडल पावर क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, रेन वाटर और रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। देखिए, हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों पर डैम बना हुआ है, और डैम जब भी बनता है ना, तो वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच बनता है ना। और नदी के बीचों बीच डैम क्यों बनता है? इसलिए बनता है ताकि नदी के पानी को बीचों बीच रोक दिया जाए। रोक देने के बाद उसको एक उसके बगल में एक डैम बना दिया जाए। डैम मतलब बेसिकली क्या है? एक बड़ा सा दीवार है। डैम यदि देखा जाए तो बेसिकली ये कि बड़ा सा दीवार है। अब बिल्कुल आप इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि दीवार ही है, नहीं, मतलब कि वो एक दीवार के जैसा है, लेकिन वो बहुत मोटा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो जो भी बरसात का पानी है, जो भी नदी का पानी है, वो सब कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है? शहरों में। या फिर गाँवों का पानी कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा? सारा कुछ जैसे नाला का पानी बड़े नाला में जाएगा, फिर वो बड़ा नाला कहाँ पे जाएगा? आपका नदी में चल जाएगा, है ना। फिर से या फिर बरसात हुआ, बरसात का पानी कहाँ जाएगा? नाला में। नाला का पानी कहाँ चल जाएगा? नदी में चला जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग गांव का बात करें या फिर शहर का बात करें, तो घूम फिर के पानी का पहुंचना कहाँ पे होता है? नदी में ही होता है। और नदी के बीचों बीच ही क्या बना हुआ होता है? डैम बना हुआ होता है ना। डैम बेसिकली कैसा होता है? एक बड़ा सा दीवार जैसा होता है, लेकिन वो दीवार इतना मोटा होता है कि पानी के बस का बात नहीं है कि उसको वो तोड़ सके, है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो डैम बेसिकली करता है क्या है? डैम बेसिकली नदी के पानी को, बरसात के पानी को, हर तरह के पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद अब जैसे आप पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या पानी का मात्रा वहाँ पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी कि पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पानी अचानक बहते हुए आ रहा है, और अचानक वहाँ पे आपने क्या लगा दिया? डैम लगा दिया। तो वैसी बात है, पानी बहते हुए तो आ रहा था, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आगे डैम बना हुआ है ना, एक दीवार खड़ा है। तो वो पानी क्या होगा? अब धीरे धीरे और ऊपर उठेगा, वो जमा होते 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 वो उसका लेवल जो है वो ऊपर उठता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब डैम के थ्रू वो बाहर निकलेगा, है ना। अब क्या वो डैम के ऊपर से बाहर निकलता है? नहीं, डैम के अंदर ही ना छोटा छोटा होल होता है। आपने इस चीज़ को मूवी में भी बहुत देखा होगा, है ना। और उस डैम के जब गेट को खोला जाता है, तब जाकर पानी आपका बाहर निकलता है, यानी कि दूसरी तरफ पानी वो बहता है। तो ऐसा ही हमारा ये डैम काम करता है। उसके बाद देखिए, टरबाइन ब्लेड्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। देखिए, डैम के नीचे ना टरबाइन ब्लेड लगा रहता है। टरबाइन मतलब एक बेसिकली मशीन है, उसमें ब्लेड लगा हुआ होता है। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 30 में फिगर नंबर 3.12 देख सकते हैं, है ना। उसमें दिया हुआ है टरबाइन के बारे में। टरबाइन बेसिकली देखा जाए तो एक मशीन है, और उस मशीन जैसे टरबाइन टरबाइन जो आपका मशीन जैसा दिख रहा है, उसमें ब्लेड लगा हुआ है ना। और ये टरबाइन मशीन कहाँ पे रहता है? डैम के नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद when the water falls from the dam to the turbine blades, the moving turbine blades turn the generator to produce electricity। और बगल ही में आपका जनरेटर भी लगा हुआ रहता है। टरबाइन के बगल में आपका जनरेटर भी लगा हुआ होता है, और ये सारा कुछ कहाँ पे होगा? डैम के नीचे होगा, ठीक है। तो जैसे ही डैम के उस ऊंचे वाले हाइट से पानी आपका टरबाइन के ब्लेड पे गिरेगा, तो टरबाइन का ब्लेड क्या होने लगेगा? घूमने, यानी कि वो रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना चालू करेगा। और जब वो टरबाइन का ब्लेड रोटेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जनरेटर लगा हुआ है वो चालू हो जाएगा। और जब वो जनरेटर चालू होगा, तो वहीं से आपका बिजली भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा इस चीज़ को। सबसे पहले नदी के बीचों बीच डैम बनाया जाता है। डैम के नीचे जनरेटर और टरबाइन दोनों फिट किया जाता है। उसके बाद जब डैम से धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है, वो पानी आपका टरबाइन के ब्लेड पर आकर गिरता है, और टरबाइन का ब्लेड जब नचना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जनरेटर चालू हो जाता है। उसी के बाद आपका बिजली बनना शुरू होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आपको मिलेगा जब आप बुक को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको एक टर्म मिलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या? देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब बिजली पानी के द्वारा बनाया जाए, पानी के मदद से जब बिजली को बनाया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पिछले कुछ क्लासों में याद कीजिए, कौन वाला टॉपिक? कोल वाला। कोल वाले टॉपिक में हमने क्या कहा था? जब कोयले के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहते हैं, है ना। और जब पानी के मदद से बिजली बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। मतलब कि पूरे दुनिया का यदि हम लोग बात करें, पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में यदि 4 कोना है,
तो 4 कोने में से एक कोना जो है ऐसा बिजली है जो कि पानी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब ये हो गया कि यदि बिजली का 4 कोना है, इलेक्ट्रिसिटी का 4 कोना है, तो 4 कोने में से एक कोना ऐसा है बिजली का जो कि बिजली किससे बनाया गया है, पानी से बनाया गया है। ठीक है, और आज भी आपके घर में अधिकतर बिजली जो आता है ना, वो पानी के द्वारा ही बनाया हुआ बिजली आता है, क्योंकि पानी में किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है ना। पैसा इसमें जो लगता है वो केवल डैम को बनाने में लगता है और बिजली आपके तक पहुंचाने में लगता है, बस। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, क्या लिखा हुआ है, पैराग्वाय, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ये 4 ऐसी जगह हैं, ऐसे कंट्री हैं जो कि हाइडल पावर के मामले में बहुत ही आगे है। आगे सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर वाकरानंगल, यानी कि हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है पानी के द्वारा डैम बनाकर। जैसे पहला कहाँ है, वाकरानंगल, उसके बाद गांधी सागर, उसके बाद क्या है, नगर जंग सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये कुछ ऐसे जगह हैं भारत में जहाँ पर कि आपका डैम के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा आपका बिजली बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसका हाइडल पावर का क्या है एडवांटेज? सबसे पहला, इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग। देखिए इसमें पोल्यूशन का संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप बिजली किससे बना रहे हैं, पानी से बना रहे हैं। और जब पानी से आप बना रहे हैं तो क्या पानी कभी भी पोल्यूशन क्रिएट करता है क्या? नहीं। तो ये नॉन पोल्यूटिंग है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। उसके बाद इट प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग। अब देखिए होता क्या है, जब आप नदी के बीचों बीच डैम बनाएंगे तो नदी का पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा। डैम के पीछे जो पानी है आपका बचा हुआ, जो बच गया एकदम पूरा, जो स्टोर हो गया है, उसका लेवल बढ़ेगा। तो जो आसपास के लोग रहते हैं वो लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से पानी लेकर अपने खेतों में पटवन कर सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, वो लोग वहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं। देखिए आपको मालूम है कि जब नदी है तो नदी में लगातार मछली होगा, मछली बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, पानी को रोक दिया, तो क्या मछली आगे बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डैम के पीछे जो पानी है उस पानी में मछली का मात्रा या फिर किसी भी प्रकार का जो जानवर है पानी का, उसका मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और वहीं पे लोग क्या कर लेते हैं, अपना फिशिंग कर लेते हैं, है ना। ये इसका एडवांटेज है। उसका इट इज़ चीप। दूसरी बात ये कि जो आपको बिजली से बनाया हुआ, पानी से बनाया हुआ जो बिजली आपको मिलता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है ना, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। ये हो गया इसका एडवांटेज। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या है, देखिए, इट क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब नदी के किनारे कुछ गांव बसे हुए होते हैं, हमारे कुछ लोग बसे हुए होते हैं, और जब नदी का पानी का लेवल बढ़ने लगता है डैम बनाने के कारण, तो ऑब्वियस ही बात है कि नदी का पानी इधर उधर बहेगा, है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नदी है और नदी का पानी एकदम बिल्कुल लगातार अपना बह रहा था, लेकिन बीच में ही आपने क्या कर दिया, डैम बना दिया। तो क्या नदी के जो पानी है जो डैम के बनाने के कारण नीचे स्टोर हो गया है पीछे, डैम के पीछे, तो क्या उसका लेवल ऊपर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और क्या उसका लेवल बढ़ने के बाद पानी इधर उधर भागेगा? बिल्कुल भागेगा, है ना। अब इस पानी के भागने की वजह से जो आसपास में लोग बसे हुए रहते हैं उनको वहाँ से अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पानी बह रहा है हर जगह पे, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, मतलब कि वहाँ से अपने लोगों को, जो वहाँ पे लोग बसे हुए होते हैं, वहाँ से उनको भागना पड़ता है ना, क्योंकि उनका घर परिवार सब कुछ वहाँ पे हो सकता है कि दह जाए, है ना, बर्बाद हो जाए। उसके बाद इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप। देखिए हाइडल पावर से, यानी कि पानी के द्वारा जो बिजली बनाया गया वो तो आपको सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डैम को बनाना और उससे बिजली उत्पन्न करना बहुत महंगा पड़ता है। देखिए ठीक है, आपको लगता होगा कि पानी में तो किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है तो सस्ता होना चाहिए। ठीक है, उसको तो वो तो सस्ता है ही, जो आपको बिजली मिल रहा है घर में वो तो सस्ता है ही, लेकिन डैम को बनाना, वो भी नदी के एकदम बिल्कुल बीचों बीच, ये बहुत बड़ा टास्क है ना। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट एक्सपेंसिव टू सेटअप। यहाँ पे इट इज़ कर लीजिएगा, ठीक है, इट इज़ इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी कि डैम को बनाने के बाद उसमें नीचे टरबाइन लगाना, जनरेटर लगाना, फिर उससे बिजली बनाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बना हुआ जो आपसे इससे जो आपको बिजली मिलता है बना हुआ, वो थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है। चलिए ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये हमारा कल का टॉपिक होगा, लेकिन आज तक के टॉपिक में हम लोगों ने पूरी तरीके से जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। यहाँ तक में कोई डाउट? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने याद कीजिए पावर रिसोर्सेज को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल तो खत्म, नॉन कन्वेंशनल के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।